हाँ बच्चों, जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो जो है बड़ा एनर्जेटिक होने वाला है। फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स जो है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे बहुत बार मिस कर जाते हैं। मेरा एक ही टारगेट है, आप सभी का 70 में 70 आए, और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है। पिछले कुछ वीडियोस का भी उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, ताकि वो सभी जो यूज़फुल है वो आपके लिए काम आ जाए। और इस बार जो लेटेस्ट है वो भी उसमें है। जहाँ भी कहीं दिक्कत हो रही है बच्चों को, जो भी कुछ बोल रहे हो, छोटे छोटे वीडियो में अलग से भी बना दे रहा हूँ, जो कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है उसके लिए। फिलहाल जल्दी से आते हैं फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स पर। फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स से बेसिकली आपको पढ़ना है, इसमें स्टडी करना है लॉन्ग और शॉर्ट इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन आवर बॉडी, डिफरेंट सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है उसका। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग आवर मसल और स्ट्रेंथ, जो आपका जो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, ये सब का जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या इफेक्ट डालते हैं, किस चीज़ के चलते मान बॉडी में क्या होना चाहिए जिसके चलते आपका स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, स्पीड रहे। तो वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एकदम जैसा हम लोग का सिलेबस वैसे हम लोग जा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। 11 में आपने पढ़ा है स्ट्रेंथ क्या है, फिर भी कभी कभी 12 में भी टच कर देता है कि स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स। स्ट्रेंथ दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक स्ट्रेंथ फिर 3 तरह का होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये पूछता कम है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है एमसीक्यू पूछ देता है, क्योंकि एप्लीकेशनल नॉलेज, देखिए 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक डायरेक्ट नॉलेज, एक एप्लीकेशनल नॉलेज। तो ये नॉलेज का एप्लीकेशन में क्या क्या है वो भी, तो इसलिए चूंकि मुझे लगता है कि जहां कहीं से भी कोई क्वेश्चन टच हो रहा है वो आपको टच कर दूं। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ में पहले स्ट्रेंथ क्या है जान गए आप। स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स भी लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ स्टैटिक डायनेमिक ऐसे। ये किस पर डिपेंड है, तो साइज ऑफ मसल। मसल के भी अलग अलग साइज होते हैं, जैसे मायोफाइब्रिल जैसे सबसे नीचे जो मसल का वो एक सेल होता है, टिश्यू, तो उसका भी साइज बढ़ता और घटता है। किसके हिसाब से, जब आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, जब आप जिम में जाते हैं, जब लगातार मसल पे प्रेशर पड़ता है तो मसल अपने आकार को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। तो जिसका साइज ऑफ मसल ज़्यादा है वो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बॉडी वेट, अब बॉडी वेट अगर बढ़ गया आपका, तो आप जैसे कि F=ma जानते होंगे, तो जब आपका मास बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से भी आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, मसल मास ज़्यादा है तो आप एनर्जी ज़्यादा एक्सर्ट कर पाएंगे। तो बॉडी वेट। मसल कंपोजिशन, अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, मसल कंपोजिशन में रेड ट्विच फाइबर, व्हाइट ट्विच फाइबर होता है मसल के अंदर। यानी कि 2 मसल है, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर। तो स्लो ट्विच फाइबर जो होता है वो धीरे धीरे एनर्जी देता है, लेकिन लंबे समय तक दे सकता है। तो एंड्योरेंस के लिए स्लो ट्विच फाइबर जरूरी है, लेकिन फास्ट और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए स्लो ट्विच भी काम कर सकता है। और अगर एक्सर्ट करना है तो इसे, तो आपको एक्सक्यूट करना है तो इसे, तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए भी फास्ट ट्विच फाइबर यानी कि वाइट ट्विच फाइबर। तो वाइट ट्विच फाइबर जो है वो उसमें वेट गेन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। इसलिए देखिएगा शॉर्ट रनर जो होते हैं, जो वेट रनर होते हैं, जो थ्रोअर होते हैं, जिनको एनर्जी तुरंत एक्सिक्यूट करना पड़ता है, वो सब थोड़े बल्कि होते हैं। और जितने लॉन्ग रनर होते हैं, अगर आप मैराथन जीतने वाले को देखेंगे, अगर वो खुशी में टी शर्ट खोला हुआ है तो एकदम हड्डी गिन सकते हैं आप उसका, क्योंकि उसके पूरा का पूरा रेड ट्विच फाइबर मसल में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2 तरह का ट्विच फाइबर है। मसल कंपोजिशन में इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स, ब्रेन से कितना नर्व इंपल्स तेजी से जा रहा है वो भी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। और यही कारण है कि कुछ कुछ हमारे स्टेरॉइड हैं जो कि नर्व इंपल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, इसलिए वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी आपके स्ट्रेंथ का एक पार्ट है, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तो है ही है। मेन अब आपका आना है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स, यहाँ तक है आपका इसका। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड, वही मैं सोचा कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ से थोड़ा अपोजिट है, जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब फिर से सुन लीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ में 4 चीज मैंने बताया आपको। साइज ऑफ मसल, बॉडी वेट, मसल कंपोजिशन जिसमें कि व्हाइट ट्विच फाइबर होना चाहिए। किसके लिए, तो आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है तब फिर रेड होना चाहिए, लेकिन अधिकतर स्ट्रेंथ में काम आता है फास्ट ट्विच फाइबर जो कि व्हाइट ट्विच फाइबर। इंटेंसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम या इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स, ये भी आपके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड, स्पीड में क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी वह, क्योंकि स्पीड
तभी आपका होगा जब आपका रिएक्शन स्पीड ज़्यादा होगा। तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, मसल कंपोजिशन, इसमें फास्ट ट्विच फाइबर चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजन जहाँ होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, एंड्योरेंस के लिए एरोबिक कैपेसिटी, VO2 सप्लाई, VO2 मैक्स। VO2 मैक्स जो है, आगे आप कार्डियो रेस्पिरेटरी पढ़िएगा तो मैं कुछ टर्म है जो अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें समझ में आए। VO2 मैक्स होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्स। अब देखिए, हार्ट और लंग ये दोनों से कार्डियो रेस्पिरेटरी बना है, इसमें क्या क्या टर्म कभी कभी पूछा है वो सब मैं टच कर दे रहा हूँ। मिनट वेंटिलेशन या मिनट वॉल्यूम पूछा है कभी। मिनट वेंटिलेशन या मिनट वॉल्यूम क्या है, तो 1 मिनट में इजीली जो है जितना हमारा लंग्स जो है सांस लेता और छोड़ता है, याद रखिए उसको, मिनट तो ऐसे भी लगा हुआ है। तो मिनट वेंटिलेशन या मिनट वॉल्यूम उसी कहते हैं कि 1 मिनट में कितना लंग्स हवा ले रहा है छोड़ रहा है, इजी हार्ट रेट जो आपका है उसके अनुसार। टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम है कि एकदम टाइडल वॉल्यूम की एक बार सांस लिए और छोड़े जितना है, एक बार सांस नॉर्मली लेने छोड़ने में जितना है वो टाइडल वॉल्यूम है। और बहुत फोर्सफुली पूरा जितना मैक्सिमम ले सकते हो छोड़ सकते हैं वो है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में आप कितना सांस ले रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं आप और उसको टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट वेंटिलेशन या मिनट वॉल्यूम निकलेगा। सेम उसी तरह हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में कार्डियक आउटपुट बने, 1 मिनट में कितना हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से निकलता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट है कि 1 मिनट में कितना बार बीट कर रहा है, ये दोनों से निकलता है आपका कार्डियक आउटपुट। अब इसमें क्या है कि जब भी कोई एक्सरसाइज का प्रभाव पड़ता है तो एक्सरसाइज है क्या असल में, मैं बैठा हुआ क्या मैं एक्सरसाइज में हूं, नहीं हूं। कोई लेटा हुआ एक्सरसाइज में नहीं है। कोई थोड़ा बहुत चल रहा है धीरे धीरे तो एक्सरसाइज में है क्या, नहीं है। तो एक्सरसाइज क्या है, फिजिकल एक्टिविटी रियली क्या है, जिसको कहा जाता है कि 30 to 40 मिनट्स एरोबिक एक्टिविटीज कीजिए या एनोरोबिक कीजिए, HIIT कीजिए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए, ये ट्रेनिंग है क्या। तो असल में ये सारा ट्रेनिंग एक जोन है जहां हार्ट आपका कितना जो मिनिमम हार्ट रेट उससे कितना बढ़ता है। इसके लिए आपको MHR जानना सबका जरूरी है। MHR यानी 220 बाई माइनस योर एज होता है। जैसे मेरा 50 ईयर्स एज हो रहा है तो 220 माइनस 50 यानी कि 170 मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है। इतने राउंड में गया या इससे ज़्यादा गया तो मेरा हार्ट कोलैप्स कर सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है। तो सबका MHR, तो छोटे बच्चों का MHR ज़्यादा होता है और जैसे से उम्र बढ़ती है MHR घटता जाता है। तो MHR इसको टू मैक्सिमम हार्ट रेट, जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 220 माइनस एज होता है। अब इसका जब 50% पार करते हैं हम लोग, MHR का जब 50 पार करते हैं तो हम लोग टारगेट रेंज में आ जाते हैं कि अब एक्सरसाइज हो रहा है। जैसे 72 तो ऐसा सबका नॉर्मल होता है, 72 to 78 80 तक नॉर्मल ही माना जाता है करीब। लेकिन जैसे मेरा अब 50% क्या होगा, 220 माइनस 150 यानी 120 मेरा MHR है। MHR का आधा यानी कि मेरे लिए होगा 170 का 85 मेरा 50% हो गया। तो जब 85 पार करने शुरू होगा मेरा, तब मेरा है कि टारगेट हार्ट रेट में मैं आगे एक्सरसाइज वाले में। तो ये याद रखिएगा, टारगेट हार्ट रेट 50 होगा तो एक्सरसाइज में आगे। लेकिन नॉर्मल एरोबिक एक्टिविटीज में 50 to 65 या 70 जाता है और विगरस एक्सरसाइजेज में 70 to 85 जाता है। लेकिन 85 to 90 कभी भी MHR का नहीं जाना चाहिए ज़्यादा देर तक, और ऐसे भी ज़्यादा देर तक कर भी नहीं सकते हैं। जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं या बहुत बड़ा हैवी वेट से एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि MHR का हम लोग 80-85% पहुँचे हुए रहते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये सबसे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ऐसा ना लगे कभी सुने ही नहीं है सब टर्म। MHR क्या है, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, या कार्डियक आउटपुट क्या है, या जो है आपका मिनट वेंटिलेशन, मिनट वॉल्यूम क्या है, ये सब भी अब आगे तुरंत से बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, फिजियोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। तो एरोबिक कैपेसिटी के बाद के चलते मैं ये सब बता रहा था। VO2 मैक्स सप्लाई, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, जो आप जानते हैं कि जब भी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं हम लोग और जब ऑक्सीजन से सारा चीज़ पूर्ति नहीं हो पा रहा है ब्लड का और हमारे मसल का जो एनर्जी है, तो वहाँ पर एक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ताकि टेम्प्रोरी बेसिस पे वहाँ एनर्जी क्रिएट कर सके। लेकिन वो बहुत पेनफुल होता है, बाद में मसल पेन कर लेता है और यही लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो एंड्योरेंस बढ़ जाता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट इकोनॉमी, जैसे कोई चीज़ अगर आप रिदमिक वे में करते हैं तो आप ज़्यादा देर तक कर सकते हो। मूवमेंट का इकोनॉमी अगर रहेगा तो एंड्योरेंस ज़्यादा रहेगा। जैसे रनिंग जैसे तक फास्ट लो तो बहुत देर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक रिदम पकड़ लेंगे तो लंबा समय तक दौड़ सकते हैं। ये हम लोगों ने खुद करके देखा हुआ है। और मसल कंपोजिशन मैंने स्लो टिच फाइबर होना ही होना चाहिए। किसके लिए? तो आपके एंड्योरेंस के लिए स्लो टिच फाइबर होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मसल का स्ट्रेंथ जरूरी है। मसल में थोड़ा भी स्ट्रेंथ नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी। एज एंड जेंडर उसको प्रभावित करता है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी सीखी जा सकती है, बड़े में थोड़ा दिक्कत होता है। जेंडर में ऐसा देखा गया फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी मेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल, ये धीरे धीरे बढ़ाया भी जा सकता है। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर अगर थोड़ा वार्म है, अगर गर्म है तो आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ी रहेगी। ठंडे में स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ी घट जाती है, इसलिए लोग वार्मिंग अप करते हैं खेलने से पहले। प्रीवियस इंजरी, अगर बॉडी में का इंजरी है, जैसे मैं पहले दोनों हाथ ऐसे करे पकड़ लेता था पीछे गोमुखासन बैठने के बाद, या ऐसे भी नॉर्मल, लेकिन जब से वॉलीबॉल में इंजरी एक दो बार शोल्डर की, उसके ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी घट गई, पीछे की ओर ज़्यादा नहीं जाता हाथ, फ्रोजन शोल्डर हो गया था राइट साइड में, तो उसके बाद और फ्लेक्सिबिलिटी घट गई थी। तो इंजरी के चलते या किसी बीमारी चलते भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी घट सकती है। ये सारे फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए मैंने ये सब बताया था कि कार्डियो यानी हार्ट, रेस्पिरेटरी मीन्स जो लंग्स से संबंधित है, यानी जो हमारा सांस लेने और छोड़ने से और ऑक्सीजन लेने और छोड़ने से, और हार्ट का पंपिंग से संबंधित हार्ट का ब्लड पंपिंग से संबंधित, जो दोनों को मिला देते हैं तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है। ये सिस्टम जिसका अच्छा है वो कोई भी एक्टिविटी बहुत देर तक लंबा और अच्छा कर सकता है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंक्रीजेस द साइज ऑफ हार्ट, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी हार्ट रेट, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। देखिए अब इसमें भी दो तरह का है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे हम तुरंत एक्सरसाइज के लिए शुरू करेंगे तो मैं तो तेज सांस भी लेंगे, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया और हार्ट भी तेजी से पंपिंग हुआ, यानी हार्ट रेट भी बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट हार्ट रेट से बढ़ा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लंग्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है और उसमें ऑक्सीजन छानने की क्षमता बढ़ जाती है, तो कम ही सांस में ज़्यादा हम लोग काम कर पाते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी रेट जो होता है स्पोर्ट्स पर्सन का रेस्टिंग फेज में जनरल आदमी से भी कम होता है। हार्ट का बीटिंग भी जनरल आदमी से कम होता है, प्रेशर भी जनरल आदमी थोड़ा कम होता है। इसको एथलेटिक हार्ट रेट भी बोलते हैं कि हार्ट रेट डाउन रहता है। लोग देखें अरे क्या बात है, क्यों डाउन है? क्योंकि उसको रेस्टिंग फेज में जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, तो वहां पर क्या होता है थोड़ा सा कम भी बार में उतना ही ब्लड पंप कर लेता है हार्ट। तो इस तरह से रेस्टिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुरंत जब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, ये लॉन्ग टर्म है, इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट। और अगर बोल दिया कि हार्ट बीट बढ़ रहा है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, इसको भी क्लियर रखिएगा। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, ये लॉन्ग टर्म ही दे रहा है, रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, कम बार में ही ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म में, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन लॉन्ग टर्म में डिक्रीज हो जाता है। शॉर्ट टर्म अगर पूछा तो इंक्रीज होगा, तुरंत कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एंड्योरेंस बढ़ जाता है, और इंक्रीज लंग्स की कैपेसिटी हार्ट की कैपेसिटी दोनों बढ़ जाती है। एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द थिंग्स, एरोबिक कैपेसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो ऑक्सीजन इनटेक, कितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन अपटेक। अब दोनों में अंतर क्या है? ऑक्सीजन इनटेक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन लंग्स, लंग्स की कैपेसिटी, और एल्यूली मतलब कितना लंग्स का जो छोटा छोटा छेद है जैसे छन्नी की तरह काम करता है, तो जितना ज़्यादा छेद रहेगा उतना बेहतर काम करेगा, तो एल्यूली कहते हैं वहाँ। ये बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज करते लगातार। तो ऑक्सीजन अपटेक क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वर्किंग मसल। वर्किंग मसल से कितना हम ले पा रहे हैं, वो कितना हम बाहर से लिए वो, और दूसरा है कि कितना हम यूज कर पाए वो, यानी ऑक्सीजन इनटेक मतलब कितना ले पाए, अपटेक मतलब कितना उसका यूज कर पाए, याद रखिएगा ऐसे। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ मसल, फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, ब्लड में जो है कैपिलरीज बढ़ जाती है, और उसके चलते मसल में भी पावर बढ़ जाता है। इंक्रीजेस फूड स्टोरेज,
जो बॉडी में स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो बॉडी में स्टोरेज होता है हम लोग का एनर्जी का, वो स्टोरेज बढ़ जाता है। कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट को कंट्रोल करता है। नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम एक्टिव, जो फाइबर एक्टिव नहीं थे, कुछ मसल जो एक्टिव नहीं थे वो सारे कुछ एक्टिव होने लगते हैं। इफिशियंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल बढ़ जाती है। बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट, बॉडी पोस्चर थोड़ा सा करेक्ट रहता है नहीं एक्सरसाइज करने वालों की अपेक्षा। फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यू टू एजिंग, एजिंग के चलते क्या होता है, जैसे हम लोग एजिंग के चलते क्या हो रहा होगा, मसल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। जैसा हम लोग 25 साल के उम्र में खेल पाते थे, जिसमें हम लोग रेगुलर नेशनल जा रहे थे 30-35 तक, अब अगर चाहेंगे तो वो डिक्रीज हो गया है थोड़ा। लेकिन हाँ, उसको कंट्रोल थोड़ा किया जा सकता है अगर रेगुलर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। नेचुरल स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करना, पल्मोनरी फंक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी फंक्शन आप जान रहे हैं, सांस लेना और आर्टरी जो वेन का जो आपका फंक्शन है वो जो है कम हो जाता है। एंड एंडोक्राइन चेंजेस इन एजिंग, एंडोक्राइन चेंजेस मतलब जितने हार्मोनल चेंजेस है वो आते हैं। बॉडी कंपोजिशन जो है चेंज हो जाता है और डिटोरिएट करने लगता है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन थोड़ा डिटोरिएट कर, यानी जल्दी थकान हो जाएगी अगर हम तेज काम करने शुरू करेंगे तो एज के बाद। ये जो दो चार चीज़ें हैं, जैसे स्किन ढीला पड़ जाना, मसल जो है टोन कम हो जाना, ये सब चीज़ें भी आप जोड़ सकते हैं। स्किन में रिंकल्स पड़ जाना और ड्यू टू एजिंग जो है और भी चीज़ें जो आपको दिखाई देती है अगल बगल, जो एज्ड पर्सन है उनका आप डाल सकते हैं, जैसे हेयर का कलर चेंज होना। स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन, अब इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, बोन इंजरी है, ज्वाइंट इंजरी है। अब मैं काम करता हूँ, पहले इंजरी को जल्दी बताता हूँ, फिर उसमें करना क्या है वो ट्रीटमेंट बताता हूँ। वैसे तो प्राइस है ही, जो आपको याद रखना है कि प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कॉम्प्रेशन और एलिवेशन। लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेज आप डाल सकते हैं जब भी पूछेगा सेपरेट, तो मैं जल्दी बताता हूँ कि कैसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा आपको 5 मार्क्स 3 मार्क्स में भी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में 2 है, स्किन इंजरी और उसके बाद मसल वाली, यानी हड्डी वाली इंजरी छोड़ के सारे इंजरी जो है सॉफ्ट टिश्यू में आती है, बोन इंजरी छोड़ के। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है, पहले स्किन को लेते हैं। तो स्किन में अगर चोट लगी और अंदर ब्लीडिंग हो रही है, बाहर नहीं हो रही है, अंदर से रेड दिखाई दे रहा है, दैट इज कंट्यूजन। व्हेन देयर इज अ वुंड बट ब्लड डज नॉट कम आउट या डू नॉट कम आउट, ग्रामेटिकल थोड़ा सा कर सकते हैं आप, डज नॉट कम आउट फ्रॉम द स्किन, और अंदर चोट लगी है, ये हिट से लगती है, किसी भी चीज़ से टकरा जाने से लगती है कंट्यूजन। इसको ब्रूज भी बोलते हैं बहुत जगह। तो कंट्यूजन जो है वो जब अंदर में ब्लड फ्लो हो रहा है तो फिर वो कंट्यूजन है। कट गया अगर नुकीला चीज से तो इंसीजन है, अगर कुछ ब्लंट चीज से कटा है, कोई ऐसा चीज से, तो वो लेसरेशन है। और जब छिल जाता है, किसी रब हो जाता है, रगड़ा जाता है, दैट इज एब्रेजन, ये एब्रेजन है। ठीक है, फिर से सुन ले, छिलना एब्रेजन, अंदर चोट लगना, जैसे मुक्का मार दिया किसी को तो वो कंट्यूजन, जब भी अंदर ब्लू जैसा रेड जैसा हो गया है कंट्यूजन, नुकीला चीज से तो इंसीजन, और जो है अगर किसी ब्लंट चीज से है और ज़्यादा फट गया है, ज़्यादा जो है मसल दिखाई दे रहा है वहाँ, तो लेसरेशन। ये 4 हो गया आपका ये स्किन से संबंधित। अब 2 है अंदर, मसल या टेंडन, यानी मसल को मसल जोड़ना, टेंडन, मसल और टेंडन में अगर कहीं टियर है या ओवरलैप हो गया है तो वो है आपका स्ट्रेन। और जब लिगामेंट्स में हो गया, जो कि जो हड्डी और मसल जोड़ता है, लिगामेंट्स, वहां हो गया तो वो है आपका स्प्रेन। इतना चीज फिर से समझ लीजिए, छिलना एब्रेजन, अंदर चोट लगना कंट्यूजन, नुकीला चीज से इंसीजन, और ब्लंट चीज से लेसरेशन। और उसके बाद मसल और टेंडन में है तो स्ट्रेन, और लिगामेंट में है तो स्प्रेन। अब इसको ना लिखने का ढंग क्या होता है, इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं सब। ये जितना मैंने बताया सबको, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या होगा, आपका स्लाइड पेन होगा, केवल इंजरी थोड़ी नजर आएगी और लॉस ऑफ मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हल्का छिल गया, हल्का लग गया तो हल्का सा पेन होगा, एकदम माइल्ड पेन होगा, और आपको लॉस ऑफ मूवमेंट लेकिन नहीं होगा। ज्यादा ध्यान, खेल में तो ध्यान भी नहीं जाएगा। बहुत बार तो क्या होता है, हल्का चोट लग जाता है, आदमी खेलते रह जाता है, बाद में कोई बताता है यहाँ चोट लगी, तब दिखाई देता है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, खेलने में घुटना छिल गया है, हम लोग खेलने में लगे हुए, बाद में दिखा कि क्या आ रहा है तो अच्छा ब्लड हल्का आ रहा है, तो माइल्ड हुआ। मॉडरेट मतलब जहां पर
कंसिडरेबल लॉस ऑफ मूवमेंट है, कंसिडरेबल पेन है, मतलब पेन अब पता चल रहा है, खेलने दौरान भी पेन पता चल रहा है। और सीवियर मतलब टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट और सीवियर पेन, ये सब इस सारे इंजुरी में, खाली फ्रैक्चर छोड़ के और डिसलोकेशन छोड़ के, ये जितना इंजुरी मैंने बताया सब में माइल्ड मॉडरेट सीवियर बांट सकते हैं। अब अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, अधिकतर इंजुरी में आइसिंग बड़ा फायदा करता है, लेकिन अब आपका बहुत ज़्यादा ब्लड कट गया है, मॉडरेट और सीवियर हो गया है, तो वहाँ पर तुरंत कंसल्ट टू द डॉक्टर, उसको रेस्ट में रखिए, पेशेंट को ज़्यादा वुंड को थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके बांध दीजिए और तुरंत तो आप लिखिएगा माइल्ड में खुद से करना है, प्राइस से ही ठीक हो जाएगा, मॉडरेट और सीवियर में हमको डॉक्टर के पास ले जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, ये सारा मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट भी, प्राइस, रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कॉम्प्रेशन, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है हार्ट का जो आपका ये है फ्लो है उससे थोड़ा ऊपर रखना, जैसे हाथ में इंजुरी थोड़ा सा ऊपर टांग लीजिए, अगर पैर में इंजुरी है तो थोड़ा लेटा के पैर को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, और खासकर सीवियर में, मॉडरेट और सीवियर में। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर मतलब हड्डी जो है हमारा, इसमें कहीं भी कुछ अगर चोट लग गई जिससे कि हड्डी जो है थोड़ा मुड़ गई, हड्डी जो है टूट गई, तो ये फ्रैक्चर है। एनी क्रैक इन क्रैक और बैंड इन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर हल्का सा लगा, फ्रैक्चर ऑफ बोन विदाउट डैमेज ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, वो सिंपल। कंपाउंड, ब्रेक और क्रैक दैट इज विजिबल थ्रू स्किन, स्किन से दिख रहा है, मैंने स्किन भी थोड़ा इफेक्ट हो गया तो कंपाउंड। ट्रांसवर्स और ऑब्लिक में देख लीजिए, ट्रांसवर्स मतलब सीधा दिखाई दे रहा है ऐसे, ट्रांसवर्स यानी हड्डी टूटी सीधी सीधी वहीं रह गई है, एकदम सीधा सीधा टूटा है, तो ट्रांसवर्स। और तिरछा टूटा हुआ है ऑब्लिक, इसको अगर बना भी लिए, पी में आपको नंबर लाना है तो सारा डायग्राम और इसका जरूर उपयोग कीजिएगा, डायग्राम में फिगर जहां हो सके वहां उपयोग कीजिएगा। एक बार किताब में देख कर रिलेट कर लीजिएगा कि अच्छा ऐसा फ्रैक्चर ये क्यों है। ऑब्लिक, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, अब कम्युनिटेड बना कम्युनिटी से, कम्युनिटी क्या होता है, दो से ज्यादा आदमी तभी कम्युनिटी क्रिएट होगी, ज्यादा लोग है तभी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, मोर देन 2 पीसेस में जब हो गया तो कम्युनिटेड, इसको कम्युनिटी से जोड़ लीजिएगा। ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर अधिकतर बच्चों में होता है, हड्डी मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं, तो उसको भी बांध कर ही सीधा करना पड़ता है, रड डाल के या प्लास्टर डाल के उसको सीधा करना पड़ता है, ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर। और इम्पैक्ट फ्रैक्चर, जब ब्रोकन जो इंड है इसका हड्डी का, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है, तो इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, और एक है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर भी कहीं कहीं लिखा हो, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जब आपका कोई भी वाइटल ऑर्गन को आपका फ्रैक्चर जो है इफेक्ट डाल रहा है तो वहां पर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे लंग्स में लग गया, इसमें चेस्ट में कोई अगर फ्रैक्चर हुआ चेस्ट में और वो लंग्स की ओर या हार्ट की ओर मुड़ गया है, तो ये सब जो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। लेकिन ये बहुत जगह दिया हुआ है, बहुत जगह नहीं भी दिया हुआ है, तो इतने तरह का फ्रैक्चर आप याद रखिएगा। ज्वाइंट इंजुरीज, जब भी ज्वाइंट में आपका कोई इंजुरी है दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट इंजुरी। व्हेन अ ज्वाइंट पुल्ड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑलमोस्ट इट डिसलोकेट्स, बियॉन्ड अगर हो गया तो डिसलोकेट हो जाता है, अपने जगह से हिल जाता है, दैट इज डिसलोकेशन। बेसिकली सबसे ज्यादा प्राइम डिसलोकेशन क्या है या सबसे ज्यादा कॉमन डिसलोकेशन क्या है, तो डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, चोट लगी और लोअर जॉ हिल गया, बोलने में भी नहीं बन रहा है, उसको भी ठीक किया जाता, सेट किया जाता है। फिर डिसलोकेशन में एक ही चीज़ है, जगह पे लाया जाता है, फिर उसको बांध दिया जाता है कि बॉडी अपने आप कंट्रोल कर ले। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स जो कि हम लोग में कॉमन है। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, ये भी बड़ा पेनफुल होता है और ये भी हो जाता है जैसे बहुत जर्की मूवमेंट में। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, ये मेरा कबड्डी में एक बार हो चुका है खेलने में। तो ये पूरा जो है आपका चैप्टर रहा, और यहाँ पर आप लोग जो है इस चैप्टर में अगर कुछ छूट गया हो मुझसे तो जरूर मुझे बताइएगा, और जो है आप लोग जो है ये बने रहिए मेरे साथ। प्लेलिस्ट में मैं पूरा का पूरा डाल दे रहा हूँ, जितना भी मेरा इस बार का है और पिछला है जो आपके लिए यूजफुल है 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए। एक और वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कैसे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन है तो कैसे नॉलेज को यूज़ करेंगे, और कौन कौन से अनकॉमन टाइप के ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यू है जो कि बच्चे नहीं ज़्यादा गलती जिसमें करते हैं। धन्यवाद।